हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। दोस्तों, आज हम पुनः आपके बीच आए हैं रसायन विज्ञान के दूसरा टॉपिक यानी एसिड बेस एंड साल्ट लेकर के। दोस्तों, आज हम रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में आगे की कड़ी को देखते हुए चर्चा करेंगे अम्ल, भस्म और लवण के बारे में, यानी अम्ल, क्षारक और लवण या फिर अम्ल, क्षार और लवण पे हम लोग आज बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं अम्ल, क्षार और लवण के टॉपिक पर जो ये आपका सरल यानी सिंपल नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स जो बन रहा है, आइए जरा देखने का और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अम्ल, भस्म और लवण, अम्ल, क्षार और लवण। आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम दो शब्द बोलेंगे, एक क्षार और एक भस्म। दोस्तों, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। हालांकि कई लोग भस्म को क्षार भी समझ लेते हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। भस्म और क्षार एक नहीं है, क्योंकि यदि आप क्षार की परिभाषा पढ़ेंगे तो वहाँ क्या देखेंगे कि क्षार की परिभाषा कुछ इस तरह से होगी, जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं, यानी जल में घुलनशील भस्म को क्षारक कहते हैं। तो कैसे हम भस्म को क्षार कहेंगे या फिर क्षारक को क्षार कहेंगे? भस्म और क्षारक एक होगा, लेकिन भस्म और क्षार को आप एक नहीं कह सकते हैं। आइए जरा देखते हैं और जानते हैं। अम्ल, दोस्तों, अम्ल का पीएच मान जो है 7 से कम होगा, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होगा और लवण तो बिल्कुल उदासीन है। दोस्तों, अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होगा, यानी जिस पदार्थ में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत भी खट्टा है तो समझिए उसमें एसिड की मात्रा है। भस्म यानी क्षारक तो यह तो कड़वापन होता है दोस्तों, और लवण तो जानते हैं नमकीन होता है। अब दोस्तों, ये भस्म यानी क्षार आप देख रहे हैं, क्षारक देख रहे हैं, तो क्या आप इसका उदाहरण समझते हैं? आप किसे कहेंगे भस्म या फिर किसे कहेंगे क्षारक, या थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए क्षार। दोस्तों, नहीं समझते हैं तो यह केमिस्ट्री जो है बिल्कुल आसान है दोस्तों। यह हमारे यानी दैनिक जीवन के इर्द गिर्द जो घटित घटनाएं हो रही है, वही घटना को यदि आप अमल में लाते हैं तो समझिए कि केमिस्ट्री का प्रयोग हो रहा है, यानी कुछ केमिकल घटनाएं होती हैं। दोस्तों, जैसे आप सुबह उठते हैं तो अपने दांतों को साफ करने के लिए ब्रश में पेस्ट लगाते हैं। दोस्तों, आप ध्यान दीजिए कि ब्रश में जो पेस्ट लगाते हैं और जब ब्रश करते हैं तो उससे झाग उत्पन्न होता है, तो वह क्या हो गया? वह दोस्तों क्षार का उत्पादन हो, वह क्षार का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो यह हो गया क्षार। जैसे आप देख लीजिए, थोड़ी देर के लिए समझिए कि सर्फ है, उसमें भी झाग उत्पन्न होता है, आखिर इसका उदाहरण ही हो गया। आइए और समझते हैं। वैसे मतलब उदाहरण में हम इसका रासायनिक नाम देकर उदाहरण देंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए दिया। जैसे देखिए, ये एक इनो होता है दोस्तों। जब पेट में, हमारे पेट में एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है, यानी अम्लीयता बढ़ जाती है, तो झट से क्या करते हैं, इनो लेते हैं और वाटर में इनो को डालते हैं, तो देखते हैं वह इनो क्या होता है, थोड़ा देर के लिए वह मतलब झाग उत्पन्न करता, वह फेनाता है। दोस्तों, वह फेना गया, झाग उत्पन्न कर दिया, तो वह किसका उदाहरण है? वह क्षार का उदाहरण है। तो दोस्तों, इसलिए हमारे शरीर में, पेट में यदि अम्लता बढ़ गई तो क्षार डालेंगे, यानी क्षार से विक्रिया कर लेगा कोई अम्ल, तो स्वतः अपने आप न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। इसलिए वहां उसका प्रयोग करते हैं इनो का, समझ गए। और लवण, तो अभी थोड़ा देर पहले बोले कि लवण तो उदासीन है। अब देखिए दोस्तों, लवण जो है दोस्तों, जब अम्ल भस्म से क्रिया करेगा, जब कोई अम्ल
भस्म से, यानी जब कोई एसिड किसी बेस से क्रिया करेगा तो वह लवण बनाएगा और साथ ही साथ जल की प्राप्ति भी करेगा, यही उदासीन है। दोस्तों हमने पिछले चैप्टर में बताया था उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का परिभाषा यही बताया था कि जब कोई एसिड किसी बेस से क्रिया करता है तो साल्ट एंड वाटर बनाता है, लवण और जल बनाता है, यही उदासीनीकरण अभिक्रिया है। दोस्तों यह उदासीनीकरण अभिक्रिया कई परीक्षाओं में बार बार पूछ चुका है, एक बार नहीं बार बार पूछ चुका है कि अम्ल भस्म से क्रिया करके क्या बनाता है, लवण तथा जल, या फिर अम्ल भस्म से क्रिया करके लवण तथा जल की प्राप्ति करता है, यह कौन सा क्रिया कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। यह बातें आप दोस्तों ध्यान में रखिएगा। आइए और कुछ बातें देख लेते हैं। दोस्तों अम्ल और भस्म को साथ लेकर चलिए। अम्ल यदि जल में घुल जाएगा यानी डिसॉल्व हो जाएगा, जल में जब अम्ल घुलता है यानी विलय हो जाता है तो क्या प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, यानी H+ आयन प्रदान करता है। और जब भस्म जल में घुल जाता है तो वह OH- आयन प्रदान करेगा, यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करेगा। दोस्तों जहां पर OH लगा हुआ रहेगा, मतलब जिस भी तत्व या फिर परमाणु के साथ OH लगा हुआ रहेगा, पहचानने में थोड़ा भी झिझकिएगा मत, वह समझ जाइएगा कि वही भस्म है, वही क्षार है। जैसे सोडियम का संकेत होता है Na, अगर NaOH लिख देंगे तो सीधा समझ जाइएगा कि भस्म है, क्योंकि OH लगा हुआ है। अगर कि OH लिख देंगे तो समझ जाइए कि OH लिखा हुआ है, तो यह किसका उदाहरण है, भस्म का उदाहरण है। समझ गए। यदि CaOH का होल 2 कह दिए तो समझ जाइए कि OH लिखा हुआ है, तो यह किसका उदाहरण है, भस्म का उदाहरण है। अब देखिए यहां तो हमने देख लिया कि जल में घुल करके एसिड H+ आयन का निर्माण करता है, हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है। जैसे HF, HCl, HBr, HI। HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड और HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड। दोस्तों यहाँ हम समझेंगे, अभी तो हम टू द पॉइंट देखे हैं कि जल का निर्माण करता, ये जल में घुल करके हाइड्रोजन+ आयन का निर्माण करता है। और यहाँ उदाहरण स्वरूप यदि देखिए तो देख लीजिए कि जब अम्ल जल में घुलता तो क्या देता है, ये देखिए यह एक प्रकार का अम्ल है, HNO3 अम्ल है, और यह जल में घुल रहा है, H+ आयन प्रदान कर दिया और NO3 H+ आयन और NO3-। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि H+ आयन प्रदान कर रहा है। पुनः यहाँ देखिए HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में घुल रहा है तो H+ आयन प्रदान कर दिया, यहाँ पर Cl है, Cl H+ देखिए हर हमेशा H+ आयन प्रदान किया। H2SO4 जल में घुल रहा है तो 2H+ आयन प्रदान कर दिया और SO4 2- है। HCOOH है, यह जल में घुल गया तो H+ आयन तो प्रदान किया ही और HCOO- आयन भी प्रदान किया। तो यहाँ पर हर हमेशा देख रहे हैं या तो बदल रहे या तो बदलेगा, क्योंकि जो मतलब अम्ल है, अम्ल का जो अगला पार्ट है वो बदल रहा, लेकिन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आयन स्थिर है, यानी हर हमेशा जब कोई अम्ल जल में क्रिया कर, जल के साथ क्रिया करते हैं फिर जल में घुलता है तो H+ आयन का प्रदान करता है। यहाँ उदाहरण के साथ भी समझ लिया। दोस्तों यहाँ पर जो यह कुछ देख रहे हैं, देख लीजिए फॉर्मूला किसका है। तो दोस्तों HNO3 जो है किसका फॉर्मूला है, तो यह नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला है। HNO3 नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। HCl हाइड्रोक्लोराइड जो है यह किसका फॉर्मूला है, पित्त रस का। दोस्तों हमारे पेट के अमाशय में यही जठर रस पाया जाता है, HCl को जठर रस भी कहते हैं और पित्त रस भी कहते हैं। H2SO4 दोस्तों H2SO4 से आप लोग वाकिफ होंगे, यह अम्लों का राजा है, इसे आप अम्लराज भी कह सकते हैं। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल भी कह सकते हैं। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहला गया, अम्लों का राजा कहला गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक है आपका HCOOH। दोस्तों HCOOH किसका फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला है मेथेनोइक एसिड। किसका फॉर्मूला है, मेथेनोइक एसिड। और दोस्तों आपको पता है
HCOOH, यह जो मेथेनोइक एसिड है यह लाल चींटी के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक एसिड। इसको आप फॉर्मिक एसिड भी कह सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे HCOOH मेथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है, इसे आप फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ देख लीजिए कि जब भस्म जल में घुलता है तो किसका आयन देता है, OH माइनस आयन प्रदान करता है। जैसे देख लीजिए हम पहचानने का नियम बता दिए थे, KOH मतलब OH लगा हुआ भस्म है, NaOH OH लगा हुआ भस्म है, CaOH का होल 2 OH लगा हुआ भस्म है। अब दोस्तों KOH, आखिर KOH किसका फॉर्मूला है तो समझिए पहले। KOH मतलब कास्टिक, आप पोटास भी कह सकते हैं, कास्टिक पोटास, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। कास्टिक पोटास कहेगा तो KOH, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहेगा तो KOH। अब देखिए NaOH, दोस्तों NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ और NaOH का दूसरा नाम कास्टिक सोडा है। ध्यान रखिएगा दोनों में फर्क है, यह कास्टिक सोडा हो गया NaOH और KOH कास्टिक पोटास हो गया। कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा, कभी पूछ देगा निम्न में कौन कास्टिक सोडा है, कास्टिक पोटास है और कौन कास्टिक सोडा है, तो कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा। यह कास्टिक पोटास है KOH और यह कास्टिक सोडा हो गया NaOH। और यह CaOH का होल 2 जो है, यह दोस्तों CaOH का होल 2 किसका फॉर्मूला हो गया, तो यह समझ लीजिए कि बुझा हुआ चूना जो है उसका फॉर्मूला हो गया CaOH का होल 2 बुझा हुआ चूना। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए उदाहरण स्वरूप, आप यहाँ देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा जल में घुल रहा है, Na+OH-। देखिए हर हमेशा इस एग्जांपल में OH- आ रहा है, ये तो चेंज हो रहा है लेकिन यहाँ पर OH- आयन तो दे ही रहा है, तो आप उदाहरण से समझ गए होंगे। यहाँ भी देख लीजिए कास्टिक पोटास जल में घुल रहा है तो OH- आयन प्रदान कर ही रहा है। CaOH का होल यानी बुझा हुआ चूना जो है दोस्तों जल में घुल रहा है तो Ca+2OH का माइनस प्रदान करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान कर ही रहा है। बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल 2 जल में घुल रहा है तो यहाँ देखिए हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन प्रदान कर ही रहा है और Ba2+ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये बेस के बारे में देख लिए हैं। अब देखिए दोस्तों उदासीन हो गया साल्ट, यहाँ तो देख लिए थे कि एसिड का pH मान जो होगा 7 से कम होगा और भस्म का pH मान 7 से अधिक होगा, और क्या लवण तो क्या है आपका उदासीन है। अब देखिए दोस्तों लवण बनता कब है, जब एसिड भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है। अब देखिए लवण का उदाहरण क्या है, NaCl MgSO4 KNO3। अब कुछ बातें और प्रमुख रूप से देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि कोई पदार्थ है उस पर अम्ल डालने से क्या होता है कि नीला से लाल में बदल जाता, लाल से नीला में बदल जाता। इस तरह का जो परिवर्तन होता है इसे हम लोग सूचक कहते हैं। अब दोस्तों यह सूचक इंडिकेटर क्या है, इंडिकेट करता है कि लाल से नीला और नीला से लाल हो गया। तो इंडिकेटर यानी सूचक क्या है या फिर सूचक से आप क्या समझते हैं, तो समझिए सूचक के बारे में। अम्ल और क्षारक की उपस्थिति या प्रकृति को जो सूचित करने वाला पदार्थ होता है, हमने क्या बोला, अम्ल या क्षारक की उपस्थिति या फिर उसके प्रकृति को बतलाने वाला जो पदार्थ होता है, यानी उस सूचक को बताने वाला जो पदार्थ होता है वही क्या कहलाता है, सूचक कहलाता है, यानी आपका इंडिकेटर कहलाता है। अब देखिए दोस्तों एसिड जो है नीला लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। एसिड नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस में बदल देता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों एसिड के बारे में और देख लीजिए दोस्तों, अगर कोई धातु है और वह एसिड से क्रिया करता है तो ध्यान रखिएगा लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। हमने क्या बोला, अगर कोई धातु है किसी अम्ल से क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आप तो धातु के बारे में समझते ही होंगे, लोहा धातु है, एल्युमिनियम धातु है, जिंक धातु है। तो दोस्तों क्या देखा हमने कि धातु अम्ल से क्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। देख लीजिए यहाँ जिंक एक धातु है और किससे क्रिया कर रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है। तो देख लीजिए जिंक सल्फेट, यह क्या बना दिया, लवण बना दिया और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बना दिया। यह हाइड्रोजन गैस बनने का सूचक है।
अब दोस्तों आगे देखिए कि अगर यदि धात्विक ऑक्साइड है यानी किसी धातु का ऑक्साइड है, जैसे कहेंगे तो ZnO यानी जिंक ऑक्साइड, जिंक धातु का क्या है ऑक्साइड है, तो धात्विक ऑक्साइड हो गया। यदि धात्विक ऑक्साइड किसी अम्ल से क्रिया करता है तो दोस्तों लवण और साथ में जल का निर्माण करता है। क्या देखा, यदि कोई धात्विक ऑक्साइड है और वह किसी अम्ल से क्रिया करता है तो वह लवण और साथ में जल का निर्माण करता है। जैसे आप देख सकते हैं CuO क्यूप्रस ऑक्साइड है और 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड बना दिया और साथ में क्या देख लीजिए कि H2O जल बना दिया, लवण तो बना दिया और जल भी बना दिया। तो दोस्तों यहाँ पर आप यह देख चुके हैं, ठीक है। और आगे भी देखिए यदि किसी धातु का कार्बोनेट है या फिर बाइकार्बोनेट है। अब दोस्तों आप कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से घबरा जाते हैं तो समझिए कि अगर किसी धातु के अंत में CO3 लगा हुआ रहेगा तो समझिए क्या उस धातु का कार्बोनेट है। अगर किसी धातु में HCO3 लगा हुआ रहेगा तो समझ जाइए उसका बाइकार्बोनेट हो गया। जैसे सोडियम एक धातु है, Na2CO3 लगा दिए तो क्या हो गया सोडियम का कार्बोनेट, और ये भी सोडियम है, यदि Na लगा देंगे तो NaHCO3 हो गया, यह हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। अब दोस्तों आप समझ लीजिए कि कौन सा कार्बोनेट है और कौन सा बाइकार्बोनेट है। तो CO3 लग गया किसी धातु में, उस धातु का कार्बोनेट हो गया, और किसी धातु में HCO3 लग गया तो समझिएगा कि उस धातु का क्या है बाइकार्बोनेट है। तो अभी हमने क्या बताया कि यदि धातु का कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट अम्ल से विक्रिया करेगा तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। हमने क्या बताया, यदि कोई धातु के कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट अम्ल से क्रिया करता है तो वह लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जैसे देखिए Na2CO3 सोडियम का कार्बोनेट है, 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह धातु का कार्बोनेट हो गया, यह हाइड्रोक्लोराइड अम्ल हो गया। धातु के कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करता है तो 2NaCl ने नमक बना लिया और H2O जल बना लिया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। यहाँ भी देखिए ये तो बाइकार्बोनेट, हम क्या बोले थे CO3 लग गया तो कार्बोनेट और HCO3 लग गया तो बाइकार्बोनेट। यहाँ पर सोडियम का बाइकार्बोनेट हो गया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी अम्ल से क्रिया कर रहा है तो लवण के रूप में NaCl, जल H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। आइए एक बार जरा थोड़ा इसे हम रिकॉल कर लेते हैं। पहला क्या देखे थे, यदि कोई धातु किसी अम्ल से क्रिया करता है तो वह लवण तथा साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, जो यहाँ हमने देख लिया था। इसके बाद देखे थे क्या, कोई धात्विक ऑक्साइड किसी अम्ल से क्रिया करता है, धात्विक ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करता है तो लवण और साथ में जल का निर्माण करता है। इसके बाद क्या देखे थे कि यदि धातु के कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट अम्ल से क्रिया करता है तो लवण, जल तथा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ देखिए आगे देखेंगे, ये भस्म में देखेंगे। दोस्तों भस्म में अब देख लीजिए क्षार का परिभाषा हमने लिख दिया है। आप भस्म और क्षार में कंफ्यूज करते होइएगा, देख लीजिए क्षार, भस्म को क्षार कह दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जल में विलय यानी जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहला गया, जल में घुलनशील भस्म क्षार कहला गया। इसका उदाहरण NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक पोटाश भी कह सकते हैं। अब दोस्तों क्या होगा कि भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा। एसिड में क्या देखे थे कि नीला को लाल कर दिया और भस्म में क्या देख रहे हैं कि लाल को नीला कर देगा। अब दोस्तों भस्म जो है यदि क्षारक जो है धातु से क्रिया करेगा तो इसमें भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। जैसे यहाँ देखे थे एसिड में कि एसिड धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, यहाँ भी हो जाएगा कि कोई भस्म किसी धातु से क्रिया करता है तो वह लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। जैसे देखिए एल्युमिनियम धातु है, NaOH क्या भस्म हो गया और जल के मतलब ये जल भी साथ में निर्माण, ये हाइड्रोजन ये जल जो है इसके साथ क्रिया कर रहा है तो 2NaAlO2 यानी लवण बना दिया और 3H2 हाइड्रोजन गैस बना दिया। इस प्रकार से आप यह समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों वहां तो देखे थे धात्विक ऑक्साइड
अम्ल से क्रिया किया। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा भस्म में क्या होगा कि अधात्विक ऑक्साइड भस्म से क्रिया करेगा तब जाकर के लवण और जल का निर्माण करेगा। अधात्विक ऑक्साइड भस्म से क्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण करेगा। जैसे देखिए कार्बन अधातु है तो अधातु का ऑक्साइड है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड COH का 1 2, ठीक है। ये भस्म है, यह हो गया अधातु का ऑक्साइड और ये भस्म हो गया, क्रिया कर रहा है तो CaCO3 मतलब लवण बना दिया और प्लस में H2O जल बना दिया। तो ये तो आपने देख लिया। अब दोस्तों लवण में देखिए, लवण में क्या देखेंगे, यदि कोई देखिए साधारण लवण जो होता है दोस्तों वह एक प्रकार का प्रस्वेदी पदार्थ है। अब दोस्तों क्या आप प्रस्वेदी पदार्थ समझ रहे हैं? आखिर हमने तो बोल दिया प्रस्वेदी पदार्थ, और क्या आप समझ रहे हैं वाकई में? यदि नहीं समझ रहे हैं तो सुनिए, प्रस्वेदी पदार्थ मतलब क्या? प्रस्वेदी पदार्थ उसे कहेंगे यानी जो या फिर वह पदार्थ जिसको आप खुले वायु के संपर्क में छोड़ दीजिए, नमी में छोड़ दीजिए, वह क्या होता है? पसीज जाता है। जैसे नमक है, नमक को आप धरती पर रख दीजिए, जमीन पर रख दीजिए, तो कुछ देर के बाद क्या देखिएगा कि वायु के संपर्क में आने से या फिर नमी के संपर्क में आने से वह पसीज गया है, यानी लगा कि पानी पानी टाइप हो गया है। जैसे सर्फ है, सर्फ को आप खुले संपर्क में छोड़ दीजिए तो भी पानी पानी टाइप हो जाता है, जैसे ऐसे हो जाता है। यही है प्रस्वेदी पदार्थ। तो साधारण लवण प्रस्वेदी पदार्थ की ही उपस्थिति के कारण हवा से नमी सोखता है तथा पसीज जाता है। NaCl लवण के जलीय विलयन से यानी लवण दोस्तों NaCl कहें। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम कहेंगे क्या NaCl मतलब क्या विद्युत का सुचालक है? NaCl कहेंगे तब क्या NaCl यानी साधारण नमक जो है विद्युत का सुचालक है? तो आप झट से जवाब दीजिएगा कि यस सर यह सुचालक है। मेरे दोस्त यह सुचालक नहीं है। अब कहिएगा ये कैसे हुआ? तो दोस्तों उस NaCl साधारण नमक को यदि जल में विलय कर दीजिएगा तब जाकर के वो ये विद्युत का सुचालक होगा दोस्तों, यानी जल में विलय NaCl विद्युत का सुचालक होगा, न कि NaCl। ध्यान रखिएगा, क्या देख रहे हैं? NaCl के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होगा और यही प्रक्रिया क्लोर एल्कली प्रक्रिया कहलाता है। क्लोर एल्कली प्रक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, NaCl जल में विलय हो गया, विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया तो 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड Cl2 + H2 गैस बन रहा है। तो यहाँ हमने यह देख लिया है। अब दोस्तों आइए जरा देखते हैं pH के बारे में। दोस्तों यह pH तो हमने बता दिया है। pH, P मतलब होता है पुषांश, H मतलब होता है हाइड्रोजन, यानी पुषांश ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयन की क्षमता को दर्शाता है, वही pH स्केल कहलाता है। तो दोस्तों अब देखते हैं pH के बारे में। दोस्तों pH क्या होता है? तो pH पुषांश ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन आयन की क्षमता बताता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी क्षमता। देखिए क्या है pH? तो अम्ल और क्षारक की शक्ति pH स्केल द्वारा मापी जाती है। pH विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप है। pH = log H + आयन। तो दोस्तों यह था आपका pH। दोस्तों अब आइए देख लेते हैं कुछ लवण के बारे में कि उस लवण का उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इसका उपयोग साबुन, अपमार्जक या फिर कृत्रिम फाइबर, कागज आदि बनाने में किया जाता है। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर CaOCl का 2 होता है, इसका फॉर्मूला जरा देख लीजिए विरंजक चूर्ण के बारे में। सबसे पहले विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है? तो दोस्तों शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे तो विरंजक का निर्माण होगा। क्या देखा? शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराने पर क्या होता है कि विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। देख सकते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना है, CaOH का 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Cl2 क्लोरीन से क्रिया कर रहा है तो CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण बन गया और साथ में जल बन गया। अब दोस्तों विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ होता है? तो विरंजक चूर्ण का उपयोग उपचार के रूप में किया जाता है। अब देख लीजिए बेकिंग सोडा। दोस्तों बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट कह दिए हैं दोस्तों, तो
थोड़ा देर पहले हमने बता दिया था कि सोडियम कार्बोनेट कैसे समझेंगे, तो Na2CO3 यानी CO3 लग गया सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, और HCO3 लग गया तो बाइकार्बोनेट हो गया। तो आप समझ गए होंगे खाने वाला सोडा जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, सॉरी खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, और धोने वाला सोडा का फॉर्मूला होता है क्या, Na2CO3। ध्यान रखिएगा, क्या देखें, बेकिंग सोडा जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं फॉर्मूला NaHCO3 हो गया, और धोवन सोडा जिसे धोने वाला सोडा कहते हैं इसका फॉर्मूला हो गया Na2CO3 × 10H2, यह हो गया सोडियम कार्बोनेट। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो कांच साबुन के बनाने में, जल में अस्थायी कठोरता को दूर करने में। अब देख लीजिए पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस? दोस्तों आप तो जानते होंगे, इसे देखे भी होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को। दोस्तों वही पीओपी, यदि हड्डी टूट जाता है तो उस हड्डी को ज्वाइंट करने में पीओपी का प्रयोग किया जाता है, और इस पीओपी से मूर्ति का निर्माण भी किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो गया CaSO4 × ½ यानी कैल्शियम सल्फेट, ये हो गया। अब देख लीजिए प्लास्टर का प्रयोग कहाँ होता है, तो टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर स्थिर करने में, मूर्ति बनाने में किया जाता है। अब दोस्तों देख लीजिए कि कुछ प्राकृतिक अम्ल देखेंगे या फिर कार्बनिक अम्ल देखेंगे, और उसका स्रोत देखेंगे कहाँ पाया जाता है। देखिए बेंजोइक अम्ल पूछा जाएगा कि बेंजोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो जवाब देंगे घास, पत्ती तथा मूत्र में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। ग्लूटामिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो ग्लूटामिक अम्ल गेहूं में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आमों में पाया जाएगा टार्टरिक अम्ल। इसके बाद ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर और पालक में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड यानी सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, तो संतरा, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में पाया जाता है, बिच्छू के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, जिसका फॉर्मूला HCOOH होता है। एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टैनिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो दोस्तों टैनिक अम्ल चाय में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल दही या फिर खट्टे दूध कहिए उसमें पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल को ही विटामिन सी कहते हैं। यह हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल। मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। अब दोस्तों परीक्षा में डायरेक्ट रूप से पूछ देता है कि इसका पीएच मान कितना होता है, बार बार प्रश्न ऐसा करके दोहराते रहता है, पूछते रहता है। देख लीजिए कुछ पदार्थ के पीएच मान के बारे में देख लीजिए। अमाशय रस, दोस्तों वही अमाशय रस जो आपके अमाशय में जठर रस के रूप में, पित्त रस के रूप में पाया, जैसे आप HCl कहते हैं, वही है अमाशय रस। अमाशय रस का पीएच मान 1 होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.5 होता है। सिरका का पीएच मान 3 होता है। टमाटर रस का पीएच मान 4.1 होता है। पसीना का पीएच मान 4.5 होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। पेशाब का पीएच मान 6 होता है। दूध का पीएच मान 6.5 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आंसू का पीएच मान 7.3 होता है। खून का पीएच मान 7.4 होता है। पित्त का पीएच मान 7.5 से 8.8 होता है, और चूना जल का पीएच मान 11 होता है। दोस्तों यह कुछ है जो आपको याद करना पड़ेगा, बिना याद के यह याद नहीं हो सकता, तो याद करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए खून यानी रक्त, ये तो डायरेक्ट पूछ दिया है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। कई परीक्षाओं में बार बार पूछा करता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। अब दोस्तों 7.4 रक्त का पीएच मान हो गया, तो क्या आप बता सकते हैं कि यह रक्त अम्ल है या भस्म है, अम्ल है या क्षार है, बता सकते हैं? दोस्तों बिल्कुल आसान है आपके बताने के लिए। इसलिए आसान है कि हमने बोला था जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वह अम्ल होगा, और जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा वह भस्म होगा। इसलिए यह क्षार है, भस्म है यह खून, क्योंकि 7 से ज्यादा पीएच मान हो गया है। और दोस्तों यह शुद्ध जल देख लीजिए, शुद्ध जल जो वर्षा का जल होता है वह शुद्ध जल होता है, उसका पीएच मान 7 होता है। और दोस्तों यह उदासीन है, समझ गए? तो
तो जल का pH मान 7 होता है। इस प्रकार आप कुछ इसे इस तरह याद कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से हमारा रसायन विज्ञान का अम्ल, भस्म और लवण टॉपिक का जो भी बातें था हमने आपको समझाने का प्रयास किया। और दोस्तों उम्मीद एवं आशा करते हैं आपसे हम कि यह बातें आपको समझ आई होगी और एक नई ऊर्जा भी आपको मिली होगी। दोस्तों आपको यह समझ करके, पढ़ करके, सुन करके बहुत मजा आया होगा। तो दोस्तों आप जिस तरह अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट हमें देते हैं, इसी तरह आप हमें अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए और हम इससे और भी बढ़ करके अन्य शब्दों में, कुछ भाषाओं में प्रयोग करके विज्ञान के जो भी चैप्टर होंगे उसे समझाने का प्रयास करेंगे। सिंपल, सरल या फिर शॉर्ट नोट्स के शॉर्ट टॉपिक पर चर्चा करते कर समझाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद और तो और हम व्याख्या के साथ भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं रसायन विज्ञान के अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर रहेगा हमारा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। पुनः हम उस चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।